और पाकिस्तान अब क्या स्टांस जो है वो अपना सकता है? देखिए, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टांस तो वाजे हो गया है। सिक्योरिटी काउंसिल में जो आसिम इफ्तिखार मुस्तकिल मंदूब है, उनकी स्पीच थी, पाकिस्तान इज स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। क्योंकि एक सॉवरेन मुल्क की जो सॉवरेनिटी को पामाल किया गया है, उस पर हमला किया गया है, तो पाकिस्तान किसी सूरत उसकी हिमायत नहीं कर सकता। तो उसने खुल के सपोर्ट किया है ईरान का सेल्फ जो डिफेंस का राइट है। उसके बाद पाकिस्तान को अंदर भी देखना चाहिए। पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है, इसका जो फॉल आउट होगा रीजन पे और पाकिस्तान पे, उसके मुज़बरात से निमटने के लिए पाकिस्तान को अपने स्पेशली बॉर्डर कंट्रोल बेहतर करने पड़ेंगे। वहाँ से जो इनफॉर्मल आमदोरफ्त और वो इलीगल ट्रैफिक था, ट्रेड था, उसके क्या हमारी बॉर्डर इकॉनमी पे असरात पड़ेंगे, और लोग कितने, जो हमारा जो बॉर्डर इकॉनमी उस पर डिपेंडेंट थी, तो क्या लोग उनमें इज़्तिराब तो नहीं फैलेगा और उसको BLA एक्सप्लॉइट तो नहीं करेगी। तो इन चीज़ों के लिए हमें बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और लास्टली हमें हमारा जो वो तज़वीराती हलीफ है चीन, क्योंकि खित्ते में उसके मफादात हैं, SCO का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है जिसमें चीन भी है, ईरान भी है। अब वो उस फोरम को भी बरकार लाया जाए और चीन और पाकिस्तान दोनों बायलैटरली पाकिस्तान को बड़ा क्लोजली कोऑर्डिनेट करना चाहिए पॉलिसी रिस्पांस चीन के साथ, ताकि मुतवक्को फॉल आउट है उससे बचने के लिए एक कॉमन स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाए। राशिद वली साहब, आप एक बात को जो है वो आगे बढ़ाएंगे कि चीन का जो किरदार है वो भी जो है हम वी कैन नॉट फॉरगेट दैट चीन जो है वो भी इसके अंदर बराह रास्त तो नहीं, मगर चूंकि चीन इस वक्त ख़ित्ते के अंदर अपना एक असर रसूख जो है वो बनाने पर लगा हुआ है, और देखा जाए तो चीन जो है वो खासी कामयाबी भी इस सूरत में हासिल कर चुका है। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो चीन जो है एक पावरफुल कंट्री के तौर पर जो उभर कर जो है दुनिया के सामने आया है। हसन इसके साथ आप क्या समझते हैं कि चीन अब क्या रोल जो है इस जंग में अदा कर सकता है? जी, ये जो इजराइल की जो जिद की जो पॉलिसी है और जो अग्रेशन की जो पॉलिसी है, इसको जब तक बड़ी कुव्वतें नहीं रोकेंगी, लगता ये है कि वो ईरान पे हमला करता इसलिए रहेगा कि उनके प्रोग्राम को एक ऐसा नुकसान पहुंचाया जाए कि वो ऑपरेशनल जो है वो ना हो सके। तो इस तरह इजराइल अपनी सोच और अपनी सियासत और अपनी कुव्वत को बढ़ाने के लिए इस इलाके के अंदर वो हर मुमकिन कदम उठा रहा है। इसलिए ज़रूरत हो जाती है इंटरनेशनल कम्युनिटी की बड़ी ताकतों की, कि जिसने एग्रेशन किया है, यानी पहले जंग का आगाज़ जो है इजराइल की तरफ से हुआ है, तो इन तमाम अरसे के लिए इजराइल की कार्रवाई की मजम्मत जो है वो ज़रूरी है। मिडिल ईस्ट की रियासतों ने इस पे अफसोस का इजहार भी किया और हमदर्दी का इजहार भी किया, जिसमें जो है सऊदी अरेबिया का नाम काबिल जिक्र है, जिसने अफसोस का इजहार किया है। लेकिन सिर्फ अफसोस के इजहार करने से मामला खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि अगर आप उनका प्रॉपर जवाब देते रहें, जो जैसा कि ईरान कर रहा है, तभी जाकर ये मामले जो हैं वो कम होते हैं। वरना अगर इजराइल का पक्ष चले तो 300 के करीब है यहाँ पे आपको जो है तंजीमें जो है वो नजर आएंगी जो एक तरफ या दूसरी तरफ झुकाव रखती हैं। तो ये एक बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक फेज़ है ईरान और इजराइल की जंग की, क्योंकि ये सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहा तो उसके बाद फिर इस जंग के फैलने के इम्कानात को आप रद्द नहीं कर सकेंगे। राशिद वली साहब, आप चूंकि फ़ौज के अंदरूनी मामलात हैं वो बेहतर तरीके से बखूबी अंदाज से आप जानते हैं, तो सबसे पहले जब इस तरह का कोई हमला किया जाता है किसी भी स्टेट की जानिब से किसी दूसरे स्टेट पर, तो क्या हिकमत अमली, सबसे पहली प्रायोरिटी किसी भी फ़ौज की क्या रहती है कि किस तरह से जो है वो टैकल किया जाए ऐसी सिचुएशन को? सबसे पहले तो आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स तय करने होते हैं कि क्यों आप हमला कर क्यों रहे हैं, और उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, और स्ट्रेटजी में आपने एंड्स देखना होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मींस क्या आप अडॉप्ट कर रहे हैं, लीस्ट एक्सपेंसिव मींस। तो ये स्ट्रेटजी का खासा होता है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाए बगैर मोस्ट इकोनॉमिकल तरीके से आप अपने अहदाफ हासिल करें। और
आपके पास बेस्ट पॉसिबल मीन्स है आप उसको इस्तेमाल करें, दुश्मन की जो कमजोरियां हैं उससे आप फायदा उठाएं। तो ऐसा लगता है कि इजराइल ने ये एक स्ट्रेटजी तो अडॉप्ट ठीक की है उस तरीके से, क्योंकि उसने जो इनका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था उसका आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उनका कला कमा किया। अब वो आप देख रहे हैं कि डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक्स ये पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हुए थे, चाहे वो टेक्नोलॉजी यूज की, चाहे पेजिंग या एआई, तो उससे उनको खासा नुकसान पहुंचाया, ऑलमोस्ट डेसिमेट कर दिया। फिर गाजा में हमास को एलिमिनेट किया, हुसीस को न्यूट्रलाइज किया हुआ है यमन में, सीरिया में बशर अल असद उसको खत्म कर दिया। तो अब वर्चुअली कोई ऐसा नहीं है। इराक में कुछ मलेशियास थी, वो भी अभी खासी कमजोर हैं, वहां पे अमरीकी हैं, खासा होल्ड है इराक में उनका, तो वर्चुअली फ्री रैन है, अब वहां पे उसको कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद अंदर इन्होंने जाल फैलाया। अब जैसे ये पहला इन्होंने डिकैपिटेटिंग अटैक किया था जिसमें उनके चीफ ऑफ पासदारान और चीफ ऑफ आर्मी और 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनको प्रिसाइज तरीके से इतना प्रिसाइज वो शहरी आबादी में रह रहे थे, उनको इंडिकेट करना, किसी ने उनको लेज किया है, पॉइंट किया है, और इस पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वो जो एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स थे वो उस पे होमन होके गए। तो इसका मतलब है कि अंदर भी उन्होंने अपना जाल फैलाया ये जासूसी का, और कोलैबोरेटर्स मौजूद थे। तो वहां तो उन्होंने ईरान की जो वनरेबिलिटीज थी उसको एक्सप्लॉइट किया, पहले हमले में साइकोलॉजिकल अटेंडेंसी भी हासिल की, और अब भी वो ये कर रहे हैं कि वो ऐसे मिसाइल्स और प्रिसाइज टारगेटिंग कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने साउथ पार्स में अभी ये गैस उसको रिफाइनरीज को और उसकी उनको हिट करना शुरू किया है। ये अभी डायरेक्ट उसको जख्म पहुंचेगी, क्योंकि ईरान जो है वो जनरेट तो अपना सैंक्शंस में है, अदर देन दिस ये जो ऑयल का ट्रेड था उसी से उसकी इकॉनमी चल रही थी, और उसके साथ साथ अभी वो तेहरान पे हमले की कुछ उम्मीद है, वो देखेंगे कि वो कितना काम उसमें क्या कामयाब होता है। तो उसको चूंकि मावनत हासिल है अमेरिका की, उसको भी वो फायदा उठा रहा है। और ये इतना मैं आपके सवाल के जवाब में कह सकता हूँ।